102 साला शख्स फजल हुसैन नजम साहब मौजूद। तो फिर कोई चंद दिन ही गुजरे थे तो ये पता लग गया कि वो पाकिस्तान बन गया है। 1947 को आजाद होने वाला पाकिस्तान और आज का पाकिस्तान, और एजेंट थे, ऐसा कुछ है? नहीं, ये गलत कहते हैं, रिजल्ट नहीं थे। वैसे वाकई वो कायदे आजम को गिरफ्तार वो करने से भी गुरेजा थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ और मैं हूं बिलाल जफर। नाज़रीन, बानिए पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को ख़ास तौर पे इस मौके पर अगर याद ना किया जाए तो पाकिस्तान की तारीख मुकम्मल नहीं होती, क्योंकि पाकिस्तान को आज़ादी दिलवाने वाले सबसे बड़ा किरदार जो है वो कायद आज़म को जाना जाता है। आज भी हम किसी से बात करते हैं और जब सवाल करते हैं कि पाकिस्तान को आज़ाद किसने करवाया तो सबसे पहला नाम जो है सर फहरिस्त वो कायद आज़म का आता है। लेकिन कायद आज़म के साथ उस वक्त में कौन लोग जद्दोजहद करने वाले थे? आज मेरे साथ 102 साला शख्स फजल हुसैन नजम साहब मौजूद हैं, जिन्होंने कायद आज़म के साथ काम किया और बाकायदा तौर पर वज़ीराबाद में एक जलसे का इनकाद किया, जिसमें कायद आज़म आते हैं और फजल साहब के साथ क्या गुफ्तगू करते हैं। आज इन्हीं की ज़ुबानी सुन लीजिए कि हम लोग जिस पाकिस्तान में बैठे हैं इसके लिए क्या कुर्बानियाँ और क्या क्या जदोजहद की गई, उसमें फजल साहब का बड़ा वाज़ेह किरदार है। तो हमारी खुश नसीबी है कि आज हम इनके पास मौजूद हैं, तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। कायदे आजम ने जाते ही दफा मुझे कहा, आई ग्लैड टू सी यंग मैन, आई ग्लैड टू सी यंग मैन। तो कायद आज़म के साथ और कौन कौन सी यादें वाबस्ता हैं, कोई बताएं तो सही। वो वज़ीराबाद आपके पास कैसे आए, किस तरह मुलाकात हुई? वो मेरे पीछे से इतला आई थी कि कायदे आजम मरीज से वापस लाहौर जा रहे हैं। तो जेएलएम से मुस्लिम लीग के एक सेक्रेटरी ने इतला दी कि कायदे यहाँ से रुखसत हो रहे हैं। तो हमने फिर वजीराबाद में दरिया पलखू जो है उस पर जाके कायद आजम की गाड़ी को रोका। तो कायद आजम बाहर निकल आए, गाड़ी से बाहर निकल आए। तो पूछा क्या बात है, वाट यू वाट। तो हमने उन लोगों को बताया कि आपके तकरीर के लिए हमने स्टेज स्टूज बनाया, सब कुछ किया। तो कायदे आज़म फिर खुशी से वो हमारे साथ गाड़ी में जहाँ स्टेज बनाया था वहाँ तक आए। तो आध घंटा तक उन्होंने बाकी अब मोहतरमा फातिमा जिन्ना जो थी वो भी उनके साथ थी। उनको हम समनाबाद मसम्मन बुर्ज में ले गए, वजीराबाद का मसम्मन बुर्ज राजो का है वो उसमें ले गए। तो वहाँ उन्होंने थोड़ी सी तकरीर की। उसके बाद में वो लाहौर के लिए रवाना होने लगे। वो जीटी रोड
जो लाहौर की सीधी तरफ उनकी गाड़ी पहुंची तो ड्राइवर भी ने उस गाड़ी करेगा ये मैं ड्राइवर के साथ आके बैठा हुआ था बाहर निकल आया तो कायदे आज़म से मैंने सलाम किया तो कायदे आज़म ने उस मौके पर किया कहा था आई ग्लैड टू सी यू आई ग्लैड टू सी यंग मैन। तो आपके साथ हाथ भी मिलाया? हाथ भी मिलाया। शेक किया था कायदे आज़म ने शेक किया और ड्राइवर ने गाड़ी उछला लिया और फिर गाड़ी एकदम लाहौर का रवाना हो गई फिर हम दूसरे जो कारकुन थे उनको भी साथ लेके हम वापस आ गए। नाज़रीन, मैं आपको एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ कि आज का दिन जो है वो बहुत अहमियत का हामिल है। ख़ास तौर पे यौम आज़ादी भी हम लोग मना रहे हैं और उसके साथ साथ मैं आपको इजाफ़ा करता चलूँ डिटेल्स में कि फ़ज़ल हुसैन नजम साहब ने जो है आज़ादी पाकिस्तान के फ़ज़ल हुसैन नजम जो एक बेलौस रज़ाकार थे, उनको सिटी मुस्लिम लीग वज़ीराबाद का मुतफ़िक़ा तौर पर ऑफिस सेक्रेटरी मुंतखब किया गया और जब मुस्लिम लीग के कारकुनान अहदेदारान ने बाहम मशवरा से इनको इस खिदमत के सिला में मुआवजा देने का सोचा तो इन्होंने उनको बिला मुआवजा अपनी खिदमात पेश करने का फैसला सुनाया और दूसरे रोज़ से इन्होंने बाकायदगी से बतौर ऑफिस सेक्रेटरी अपने फ़राइज़ अंजाम दिए। जब मुस्लिम लीग हाई कमान की तरफ से एजिटेशन का ऐलान हुआ तो सिटी मुस्लिम लीग वज़ीराबाद ने इस पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। गिरफ्तारियां भी अमल में आई और फजल हुसैन नजम साहब को भी गिरफ्तार किया गया, कैदो बंद की सोबतें भी बर्दाश्त की, लेकिन मुल्क के लिए काम करने का जिसके अंदर जज्बा हो उसको कोई खौफ नहीं होता। तो आज ये जो है 102 साल की उम्र में आज आपके सामने मौजूद हैं और इनके अंदर से जो जज्बात हैं उस वक्त के कायद आज़म से मुलाकात और खुश नसीब शख्स हैं कि कायद आज़म से हाथ मिलाने का मौका मिला और बाकायदा तौर पर उनकी गाड़ी को रोक कर उनसे बातें की गई। वो जो बातें हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। आप इनसे इनकी गिरफ्तारी के बारे में पूछते हैं। आपको जिस वक्त गिरफ्तार किया गया तो कितनी देर आपने कैद काटी? जब गिरफ्तार किया तो हमने खुशी से अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश कर दिया। हाँ तो फिर कोई चंद दिन ही गुजरे थे तो ये पता लग गया कि वो पाकिस्तान बन गया है। तो 1947 की बात है ये। तमाम आदमी जो गिरफ्तार हुए थे हमारे साथ वो भी सब आज़ाद हो गए, रिहा कर दिए गए। सारे लोग रिहा कर दिए। हाँ इसमें कायद आज़म ने क्या किरदार अदा किया? उनको पता लगा कि मेरे लोग गिरफ्तार हो चुके हैं? नहीं हमने ये नहीं बताया था कायद आज़म को। कायद आज़म को ये पीछे से ये खबर थी कि इलाहाबाद में भी मुस्लिम लीग बड़ा काम कर रही है। तो उनको वहाँ लोगों से पता लगा। हाँ उसके बाद उसको पता लगा। अच्छा अंकल, मुझे ये बताएं कि अभी कुछ 2 रोज़ पहले हामिद मीर ने एक कॉलम लिखा है अपना, उसमें उसने जिक्र किया है कि एक बांग्लादेशी प्रोफेसर और एक हिंदू प्रोफेसर ने मुकालमा करते हुए कहा है कि कायद आज़म आज तक गिरफ्तार नहीं हुए थे, 47 तक, अपनी वफात से पहले तक कभी गिरफ्तार नहीं हुए थे क्योंकि वो एजेंट थे। ऐसा कुछ है? हाँ नहीं ये गलत कहते हैं रिजल्ट नहीं थे वैसे वाकई वो कायद आज़म को गिरफ्तार वो करने से भी गुरेजा थे। अंग्रेज बरतानिया के वो कायद आज़म को गिरफ्तार करने से हिचकिचाते थे, घबराते थे। अच्छा, मतलब कायद आज़म की शख्सियत से डरते थे वो लोग। कायद आज़म से डरते थे कि इनको गिरफ्तार किया गया तो पूरे मुल्क में आग लग जाएगी। पूरे मुल्क में आग लग जाएगी। मेरी उम्र उस वक़्त 16 साल की थी जब मैं मुस्लिम लीग में शामिल हुआ। मुस्लिम लीग के उधर रानिया जो थे उन्होंने मेरा नाम ऑफिस सेक्रेटरी के तौर पर पेश किया तो मैंने कबूल कर लिया और उन्होंने फिर थोड़ी देर के बाद बोला कि आप कितनी रकम आपके लिए मखसूस की जाए, तनख्वाह आपको कितनी दी जाए। तो मैंने इनकार कर दिया। मैंने कहा मैं ऑनरेरी तौर पर काम करूँगा, तनख्वाह नहीं लेनी में, और मैं ऑनरेरी तौर पर काम करता रहा। अच्छा फजल साहब, जब पाकिस्तान बन गया तो क्या देखा आपने?
इंडिया से मुस्लिम लीग के मुस्लिम अवाम जो थे वो पाकिस्तान की तरफ हिजरत करने के आ रहे थे, तो बहुत से मुसलमान जो थे वो हिजरत के दौरान में शहीद हो गए, और बाकी जो पहुँचे उनकी फिर अपने तामीर में मदद दी। उनको मकानात को दुकानात वगैरह जो हिंदू छोड़ गए थे वो दिए, और उसके अलावा उनको नौकरियों वगैरह का काम किया, मुलाजमत दिलाई, तो वो दिया, और माली इमदाद भी जो थी वो भी जितनी जायज़ हो सकी भी की। ठीक। फजल साहब, जिस वक्त पाकिस्तान बन गया और जब हिजरत का सिलसिला शुरू हुआ, तो जो हलाकतें हुई हैं, मुसलमानों को मारने वाले वो कौन लोग थे जिन्होंने मुसलमानों पे जुल्म किया? हिंदू हिंदू थे? हाँ हिंदू थे। सिख भी थे? हिंदू वो ख़ास तौर पर अमृतसर में और जलंधर में काफ़ी अमवात हुई अच्छा। मुसलमानों की। तो ये हिंदू हिंदू थे जो कत्लेआम कर रहे थे। तो जो लोग पाकिस्तान में आए तो उनको हमने बहाल करने के लिए मकानात दुकानें वगैरह दी हैं, उसके साथ सामान भी जो जो था, खाने पीने के बर्तन और दूसरी चीज़ें जो जो फराहम की ज़रूरत थी वो हमने उनको मुहैया की। मुहैया की। जिस वक्त पाकिस्तानी मुसलमान जो हैं जब हिजरत करके पाकिस्तान आए, तो अपनी पुरानी जगह छोड़ के आए, तो उनको पार्टीशन के बाद यहाँ पे किस तरीके से हकूक, उनको घर, और क्या प्लान किया गया कि वो खामोशी से अपने घरों में घुस जाएं? किस तरह उनको घर दिए गए? बस हमने उनकी काफ़ी मदद की है, उनको दुकानें मकान लाने करने के अलावा खाने पीने का सामान वगैरह जो था वो भी मुहैया किया, और उनको मुलाजमत दिलवाई, दफ्तरों में मुलाजमत करवाई, सारा अच्छा किया, उनकी मदद करते रहे। इतनी सारे प्रोसेस को आप कायदे आजम और मुस्लिम लीग वॉच करते रहे, लोगों की हेल्प करते रहे इस दौर में? हाँ कायदे आजम के नोटिस में थी सारी बातें? हाँ करते। पाकिस्तान 1947 को आज़ाद होने वाला पाकिस्तान, नौजवानों का जज्बा, और आज का पाकिस्तान और आज के नौजवान, क्या कहना चाहेंगे? फर्क है बड़ा, क्या फ़र्क बड़ा है? है। वो मुखलिस थे, इनमें मुखलिस कम है। उस वक़्त मुखलिसी बहुत ज़्यादा थी, अब बहुत कम है। हाँ अब कम है। नौजवानों का जज्बा वो वाला नहीं है, नहीं हिम्मत वाले नहीं है, कोई चीज़ हासिल करने वाले नहीं है। नहीं वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को जानते थे, ये अब आपके मुसलमान ज़रा कम है। आपके मुसलमान गाँव में आज के नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? यही है कि आप मुस्लिम लीग को ज्वाइन करें। आपको क्या है, अफ़सोस है? मैं वो वो बातचीत नहीं कर सकता, मेरे आवाज़ कानों में नहीं पहुंचती, बस कानों लेकिन से आप तो बहरा तंदुरुस्त हैं, 102 साल में अभी भी माशाल्लाह फिट हैं। कानों से बहरा हो गया हूँ। तकलीफ है, कोई बात नहीं कर सकता था तो वही। आप तो बात भी कर रहे हैं और बड़ा खूबसूरत बता भी रहे हैं। वो मुस्लिम लीग वाला शेर क्या था, वो जो आपकी उसमें लिखा भी हुआ, कौन सा शेर था? मुस्लिम लीग का जो शेर आप सुना रहे थे मुझे। वो तो मुस्लिम लीग है तो मुस्लिम लीग में है, मुस्लिम लीग की है तो मुस्लिम लीग में आ, फिर वतन आज़ाद हो जाएगा। फिर वतन आजाद हो जाएगा। क्या बात है नाज़रीन, कैसे जज्बे भरे शेर थे, और आज के और उस वक्त की शायरी में कितना फर्क है। अच्छा, मुझे ये बताएं, जो पहली ट्रेन पाकिस्तान की तरफ आई थी, उसके बारे में कोई नॉलेज है आपको? बहुत सी औरतें थी जिनको हिंदुओं ने बड़ी बेदर्दी से जख्मी किया था, उनके छातियाँ छातियों जो है वो क- तो
छुरियों के साथ काट दी और उनको नुकसान भी पहुंचाया। जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से जख्मी किया गया। फजल साहब का कहना है कि जिस वक्त पार्टीशन हो रही थी, जो पहली ट्रेन चलती है पाकिस्तान की जानिब जिसने रवाना होना था, उसमें बेशुमार खवातीन, जो मुसलमान खवातीन और उनके साथ बच्चे, मर्द और पूरी पूरी फैमिली थी, उनके साथ ऐसा जबर किया गया कि छुरियों के साथ और चाकुओं के साथ उनके जिस्मानी अज़ा को काटा गया। हमारे बुजुर्ग जो हमें बताते हैं कि इतनी तकलीफ़ें और सोबतें बर्दाश्त करके पाकिस्तान को हासिल किया गया है, तो आज फजल साहब से आप खुद सुन लीजिए कि किन तकालीफ को देखते हुए पाकिस्तान को हासिल किया गया और हमें इस मुल्क की कदर करनी चाहिए। आज का नौजवान और 1947 का नौजवान जो है, उसमें बहुत सारा फ़र्क है। वो दौर मुखलिसी का था और एक दूसरे की हमदर्दी करने का था। आज के दौर में फजल साहब का कहना है कि नौजवानों के अंदर वो जज्बा नहीं है और वो मुखलिसी नहीं है, वो मोहब्बत नहीं है, वो भाईचारा नहीं है। आजकल के दौर के सियासतदानों के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कौन पसंद है आपको? आज के सियासतदानों में मुझे मरियम नवाज पसंद है। मुल्क की तरक्की के लिए काम कर रही है, मैं इसके काम को सराहता हूँ। नाज़रीन, ये मेरे हाथ में जो डॉक्यूमेंट्स आप देख रहे हैं, ये अल्फाज और ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये आज नहीं, आज से करीबन 1 सदी पहले की हैं। इसके बारे में इनसे पूछते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स क्या हैं? इतने पुराने कागज़ आपने संभाल रखे हैं और बिल्कुल ये किसी ज़ख़ीरा से कम नहीं है, ये बहुत संभाली हुई चीज़ें हैं। मैं इसको पढ़ने में से भी कासिर हूँ, लेकिन फजल साहब से पूछते हैं कि क्या है? सर, ये क्या चीज़ें हैं? ये मेरे दादा अबू जो है उनके कागजात हैं। उनको महाराजा रणजीत सिंह वगैरह जो उस वक़्त पंजाब का वो हुक्मरान था, उसने दिए थे और जायदाद भी दी थी। तो हमारे कोई मलकियत थी ये जायदाद, ये मलकियत के डॉक्यूमेंट्स हैं। ये उसके कागजात हैं। महाराजा रंजीत सिंह के हाथों क्या लिखा हुआ ये जो इनके खानदान और इनके वालिद के लिए? ये हमारे दादा को उन्होंने दिए थे मलकियत के लिए, वो जो जायदाद दी थी उसकी मलकियत के लिए कागजात। आप नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? मुल्क की इज्जत और वक़ार की खातिर काम करे। आपको अंदाजा ही नहीं है कि पाकिस्तान किसी मुश्किलात और तकलीफ के बाद हासिल हुआ। मैं चाहता हूँ मुल्क में फिरका वारियत ख़त्म हो, नौजवान कायद मुस्लिम के खतरे को समझे। दीवानों के साथ सियासतदानों को भी ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आपस के लड़ाई झगड़े ख़त्म करें और मुल्क की तरक्की की खातिर काम करें। इस मुल्क को ऐसा मुल्क बनाने में जिसका हवाला अल्लामा इकबाल ने देखा और कायद ने इसके अमली जमा बनाया। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिल्कुल नाज़रीन, बहुत सारी ख़ास बातें और बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की हैं और मुझे खुद दिली तौर पे बड़ा सुकून हुआ है। मैंने एक ऐसी शख्सियत को अपने पास बैठे देखा है जिनकी आँखों ने, जिनके जिस्म ने कायद-ए-आज़म को महसूस किया, इनकी आँखों ने कायद-ए-आज़म को देखा, कायद-ए-आज़म से हाथ मिलाया और यकीनन वो एक इतनी बड़ी शख्सियत थे जिनको पूरी दुनिया में आज भी बहुत बड़े नामों से पुकारा जाता है। तो नाज़रीन, 14 अगस्त का दिन था और आज का सबसे मेरा बड़ा जो इंटरव्यू है, मेरी जो सबसे बड़ी चीज़ है, वो फ़ज़ल नजम साहब का इंटरव्यू था। तो इनसे जो इन्फॉर्मेशंस आज बाहर आपके सामने रखी गई हैं, इस पे आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा और बताइएगा क्या आज का नौजवान उस तरह का नौजवान बन सकता है जो अपनी पूरी पूरी फैमिली की कुर्बानी दे देते थे और जिस्मानी अज़ा कटवा देते थे, लेकिन मुल्क की आज़ादी से पीछे नहीं हटते थे। यकीनन आजकल हमारे जज्बे में बहुत कमी आ गई है, हमारे वो जज्बात नहीं है। हमें अपने आप को पाकिस्तानी बनाना चाहिए। मिलते हैं नए टॉपिक, नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।